मेटल नॉन मेटल की आज लास्ट क्लास। मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल की लास्ट क्लास देख लो सब बच्चा लोग इधर साइड में। नंबर फर्स्ट, एक्वरेजिया किसे कहते हैं? एक्वारेजिया, एक्वारेजिया या रॉयल जल। रॉयल जल नाम बोलने से सीखा जा, सुनूंगा भी मैं जैसा कल बताया था। एक्वरेजिया या रॉयल जल या दूसरा नाम है बेटे इसका अम्लराज। अम्लराज, अम्लराज किसे कहते हैं? ऐसा पेपर में सवाल आ सकता है। पेपर में सवाल आ गया एक्वरेजिया किसे कहते हैं, या रॉयल जल किसे कहते हैं, या अम्लराज किसे कहते हैं। पेपर में ऐसा सवाल आगा तो क्या बताओगे? उत्तर में बताओगे, ये बताओगे जो हम बता रहे हैं तुम्हें। जो HCl हो ना, HCl का नाम हो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सुनूंगा अभी, देख लेना। HCl, उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा, और HNO3 हो, एक HNO3 नाइट्रिक अम्ल हो उसका नाम, नाइट्रिक अम्ल। एक HCl हो, एक नाइट्रिक अम्ल हो, एक HCl हो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक नाइट्रिक अम्ल हो, नाइट्रिक अम्ल HNO3। इसे 3:1 में मिला देंगे। कितने मिला देंगे? किसे मिलाना? HCl को और HNO3 को। कितने अनुपात में मिलाना? 3:1 में। इसके 3 हिस्से मिलाने, उसका एक हिस्सा मिलाना। इसके 3 हिस्से मिलाने, उसका एक हिस्सा मिलाना। HCl की 3 चम्मच डाल दो, HNO3 की 1 चम्मच डाल दो। ऐसे भाषा में, साधारण भाषा में समझ लो। लिखोगे क्या? ऐसे लिखोगे, HCl तथा HNO3 को 3:1 में मिलाने पर अम्लराज बनता है, या रॉयल जल बनता है, या एक्वरेजिया बनता है। आया समझ में? इसका काम पता क्या हो? जो आभूषण हो ना, आभूषण सोने चांदी के जो आभूषण हो, जिन पर एक जो मेले हो जाते हैं या एक गंदे हो जाते हैं, उन्हें सफाई करने के लिए, आभूषण की सफाई करने के लिए हम रॉयल जल का या एक्वरेजिया का या अम्लराज का प्रयोग करते हैं। जो किसी सुनार के पास जाओगे ना, जो तुम्हारे पास तुम्हारी मम्मी की जो पुरानी चैन होगी, आया समझ में, जो तुम्हारी बहू की चैन होगी, समझ आई बात है, वो उसमें रॉयल जल में डाल लगा, अम्लराज के अंदर डाल लगा, और उसके अंदर धुएं से उठते हुए दिखाई देंगे तुम्हें, और ये ना एक्वरेजिया जैसे तुरंत उस ऐसे बना देगा जैसा है था। इतना खतरनाक हो वो पदार्थ। कैसे बनाया जा? वो ऐसे बनाया जा, HCl और HNO3 को 3:1 में मिलाकर बनाया जा। अम्लराज और HCl बोलते हैं रॉयल जल या एक्वरेजिया, एक ही नाम है इसका, कोई सा नाम ले दो। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? दोबारा बता रहा हूँ, फिर सुनूंगा क्या बताया। गुरुजी आपने बताया एक्वरेजिया किसे कहते हैं, रॉयल जल कहते हैं, इसका दूसरा नाम, इसका तीसरा नाम है अम्लराज। तो HCl है ना, और HNO3 को, HCl और HNO3 को 3:1 में मिलाने के बाद एक्वरेजिया, रॉयल जल या अम्लराज बनता होगा। HCl HNO3 को 3:1 में मिलाने पर अम्लराज बनता है। यह आभूषणों की सफाई करने के काम आता है। HCl तथा HNO3 को 3:1 में मिलाने पर एक्वरेजिया, रॉयल जल या अम्लराज बनता है। बता दोगे? यह आभूषणों की सफाई करने के काम आता है। लिख दोगे सर? हेडिंग बनाओ, एक्वरेजिया, रॉयल जल या अम्लराज। इसके अंदर लिखो एक्वरेजिया, रॉयल जल या अम्लराज, ये हेडिंग बनाओ। बनाई हेडिंग, एक्वरेजिया, रॉयल जल या अम्लराज। एक्वरेजिया, रॉयल जल या अम्लराज, ये वाली हेडिंग बनाओ। उसके अंदर लिखो, जब HCl व HNO3 को 3:1 में मिलाया जाता है, 3:1 में मिलाया जाता है, जब HCl व HNO3 को 3:1 में मिलाया जाता है तो रॉयल जल या अम्लराज, अम्लों का राजा, अम्लराज या एक्वरेजिया बनता है। एक्वरेजिया इंग्लिश में नाम है इसका, एक्वरेजिया बनता है। यह आभूषणों की सफाई करने में काम आता है। यह आभूषण
की सफाई करने में काम आता है। यह आभूषण की सफाई करने में काम आता है। अब अगली हेडिंग हमारी देख लो, सुनूंगा फिर, कि धातुओं की सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं। सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं, धातुओं की सक्रियता श्रेणी। ये देखो सब बच्चा, इधर देखो, ये धातु लिखी पोटेशियम, ये लिखी सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, उसके बाद जिंक, आयरन, एसएन का मतलब स्टील, उसके बाद पीबी, लेड, शीशा, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, चांदी, प्लेटिनम, सोना। धातुओं की ऐसी श्रेणी, ऊपर जो भी धातुएं रखी हुई ना, वे इतनी ज्यादा क्रियाशील, अगर उन्होंने बाहर भी निकाल दिया ना, बाहर भी निकाल, तुरंत आग पकड़ लेगी। देखो सोडियम और पोटेशियम में रखी, पोटेशियम और सोडियम, तुरंत आग पकड़ ले। यानी धातुओं की ऐसी ऐसी, और जैसे जैसे नीचे जाओगे ना तुम, उनकी क्रियाशीलता घटती चली जाएगी। सबसे नीचे जो धातुएं रखी गई ना, वे किसी के साथ क्रिया नहीं करती, किसी के साथ क्रिया नहीं करती। देखो सबसे नीचे सोना रखा हुआ, सोना किसी के साथ क्रिया कर ले, कहीं सोने पर जंग लगता हुआ देखा तुमने, लगने का ही नहीं। इसका मतलब धातुओं की एक ऐसी श्रेणी में नहीं बन रही, देखो श्रेणी नहीं बन रही पूरी की पूरी। यह धातुओं की ऐसी श्रेणी जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में लिखा जाता है। धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में लिखा जाता है। जो सक्रियता श्रेणी में जो धातुएं सबसे ऊपर होती हैं, वे अत्यधिक क्रियाशील होती है, वे सबके साथ भाग भाग कर क्रिया करती है। जो नीचे होती है वे बहुत कम क्रिया करती है, वे नहीं क्रिया करती है, वे तो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, जैसे सोना, प्लेटिनम, चांदी, कॉपर। और वही जो नीचे नीचे रखी जाएगी ना, जो किसी के साथ क्रिया नहीं करती, वही सब ज्यादा महंगी धातु होगी। ये खास बात होगी। इतना बात बताओ, समझ में आया नहीं है? कोई प्रॉब्लम यहां तक? चलो, तो हम तुमसे पूछने लगे धातुओं की सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं। आप बताओगे धातुओं की एक ऐसी श्रेणी, धातुओं की एक ऐसी श्रेणी जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में रखा जाता है। बताओ सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी, उससे कम कौन सी, उससे कम कौन सी, उससे कम आया समझ में? कोई प्रॉब्लम यहां तक? सबसे अत्यधिक क्रियाशील धातु का नाम बताओ, उससे कम कहा जाता है सोडियम और पोटेशियम। तो इतनी क्रियाशील धातु हो, अगर इन्हें तुम खुले वातावरण में छोड़ दो ना, आग के वायु के संपर्क में आने पर पकड़ लेती है आग। आया समझ में? इसलिए इन्हें ना केरोसिन के तेल में डुबा कर रखा जाता है। ऐसा, इतना बात बताओ, समझ में आई नहीं है? दोबारा फिर बता रहा हूं मैं तुम्हें। मैंने यहाँ हेडिंग बनानी धातुओं की सक्रियता श्रेणी, और उसके अंदर ये डायग्राम बनेगा, ये डायग्राम बनेगा, ये लिखना और समझना भी इसका। लिखना धातुओं की एक ऐसी श्रेणी जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में रखा जाता है, बढ़ते क्रम में नहीं, घटते क्रम में। सबसे अधिक, सबसे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम क्या क्रियाशीलता, उससे कम, उससे कम। सबसे अधिक क्रियाशीलता किसकी? पोटेशियम की। और किसकी? सोडियम की। वे इतनी ज्यादा क्रियाशील है, अगर उन्हें बाहर निकाल दिया ना, वायु के संपर्क में आई, तो तुरंत आगे पकड़ लेगी। इतनी ज्यादा मात्रा में क्रियाशील धातु ये वाली जो सोडियम और पोटेशियम। आया समझ में? और तुमसे पूछने लगे, जो देखो मैंने लिख रखा है, जो ऊपर की धातु लिख रखी है, यहाँ तक की लिख रखा है अत्यधिक क्रियाशील धातु, जो ऊपर वाली, यहाँ नीचे लिख रखा है कम क्रियाशील धातु, लिख नहीं रखा, इसलिए तो लिख रखा है। तो बताओ, इतनी बात बताओ, समझ में नहीं है? लास्ट बार बता रहा हूं, फिर सुनूंगा। मैं पूछूंगा आपकी हेडिंग बनानी जी, धातुओं की सक्रियता श्रेणी। क्या लिखोगे? धातुओं की एक ऐसी श्रेणी, धातुओं की एक ऐसी श्रेणी जिसमें धातुओं को नख रखा, उनकी क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में रखा जाता है। इतना बात बताओ, समझ में आया नहीं है? पता खड़ा हो, क्या बताया? जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में रखा जाता है। बैठ जा, खड़ा हो, तू बैठा था, तू खड़ा हो, क्या बताया? धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर घटते क्रम में रखा जाता है। बैठ जा, खड़ा हो। वाले नंबर तुम्हारा भी। कॉपी में काम छोड़कर रखा जाता है।
उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में रखा जाता है। तू बैठ जा, खड़ा हो, तू करूँगा सही, खड़ा हो। क्या बताया? धातुओं की एक ऐसी श्रेणी जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को घटते क्रम में मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, बताओ, कैल्शियम ज्यादा जल्दी क्रिया करेगी या मैग्नीशियम जल्दी क्रिया करेगी? कैल्शियम। तो इनमें हम कहने लगे पोटेशियम, सोडियम और जो कैल्शियम है, इनमें सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी? जो ऊपर होगी क्रियाशील होगी। जिंक और एल्यूमिनियम में अत्यधिक क्रियाशील धातु कौन सी? जो ऊपर होगी अधिक क्रियाशील होगी। हम कहने लगे जिंक में, आयरन में और कॉपर में कम क्रियाशील धातु कौन सी? कम कॉपर। आया समझ? जो कम क्रियाशील होगा वो किसी के साथ क्रिया नहीं करता होगा, उसमें जंग नहीं लगता, वो महंगा होगा। बैठ जाओ। क्या करंट वाला कैसा? इनमें करंट जो ऊपर जो पड़े लोगों इनमें करंट कम फ्लो और हाँ, जो ऊपर वाली धातु है ना, इनमें कम करंट तुम कम फ्लो होता दिखाई देगा, ये कम क्रियाशील होगी। और ये देखो, ये अत्यधिक क्रियाशील होगी। जो नीचे रखी है ना, महंगी भी होगी, या ये विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक होगी। जो नीचे होगी ना, ये विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक होगी। सोने में सबसे तेज करंट होगा, उससे प्लेटिनम में, फिर चांदी में, फिर इसमें, फिर इसमें। आज समझो, जो नीचे सक्रियता श्रेणी में जो धातु नीचे रखी हुई है ना, वे ना विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक होगी जो नीचे रखी हुई। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं? कोई प्रॉब्लम? मैं इस तरह करके हाँ लिखवा देता हूँ। हेडिंग बनाओ धातुओं की सक्रियता श्रेणी। हेडिंग बनाओ धातुओं की सक्रियता श्रेणी। लिखो, बना लिया हेडिंग धातुओं की सक्रियता श्रेणी। इसमें लिखो धातुओं की एक ऐसी श्रेणी, धातुओं की एक ऐसी श्रेणी, एक ऐसी श्रेणी जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में रखा जाता है। क्रियाशीलता के घटते क्रम में रखा जाता है। घटते क्रम में रखा जाता है। सक्रियता श्रेणी कहलाती है। सक्रियता श्रेणी कहलाती है। सक्रियता श्रेणी कहलाती है। ये वाला डायग्राम बनाओ, ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो। इसके सामने लिख देना अत्यधिक क्रियाशील धातु। अत्यधिक क्रियाशील धातु बनाओ। ये सब जो कि बनाया सब बनाओगे। उसके बाद एक लिखना नोट। अगर तुम लिख देना सक्रियता श्रेणी कहलाती है, इसके बाद क्या करना? इंपोर्टेंट बात लिखनी। यू बताओ, इधर देखो, इधर देखो। जो धातुएं, सुनुआ, इधर देख लो, जो धातुएं सक्रियता श्रेणी में नीचे स्थित होती हैं वे कम क्रियाशील होती हैं, अर्थात वे प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। जैसे सोना देख लो, चट्टानों के अंदर से निकाला जा, कर्नाटक के अंदर से निकाला जा, कोलार की खान से, कर्नाटक एक राज्य भारत का आया, उसके अंदर तो कोलार की खान से स्वतंत्र अवस्था में निकाला जा। क्यों नहीं है कि तुम एक खनिज जो साफ सफाई करोगे उसके अंदर से निकाल लोगे, ऐसी जरूरत नहीं है। सोना स्वतंत्र अवस्था पाया जाएगा। जो भी धातु है ना सक्रियता श्रेणी में नीचे रखी गई, वे ना कम क्रियाशील होती है, और कम क्रियाशील होती है और विद्युत की अच्छी सुचालक भी होती है। आया समझ में? समझ में नहीं बात? या लिखो नोट नंबर 1। नोट नंबर 1, इस बात को नोट में लिखते हैं, कुछ खास बात है। नोट नंबर 1, अब लिखो जो धातुएं, नोट नंबर 1 में लिखो जो धातुएं, जो धातुएं धातुएं सक्रियता श्रेणी में, सक्रियता श्रेणी में नीचे स्थित होती हैं, नीचे स्थित होती हैं, जो धातुएं सक्रियता श्रेणी में नीचे स्थित होती हैं वे विद्युत की अच्छी सुचालक होती हैं, अच्छी सुचालक होती हैं, अर्थात ये कम क्रियाशील होती हैं, ये
कम क्रियाशील होती हैं, कम क्रियाशील होती हैं। जैसे जैसे सोना, ब्राइट में लिख देना, इसका प्रतीक हो AU, गोल्ड हो, सोना, चांदी AG, प्लेटिनम आदि, आदि कौन थी? आदि कोई नहीं आती, तुमने बताया नहीं, मेरी फ्रेंड थी। अच्छा छिप चुके आज। इधर देखो, ये रही सक्रियता श्रेणी। अरे लिख दिया हो क्या है? अब देखो, जो धातुविक सक्रियता श्रेणी में ऊपर रखी हुई है, जो धातुविक सक्रियता श्रेणी में ऊपर रखी हुई है, ऊपर, हेलो, जो धातुविक सक्रियता श्रेणी में ऊपर रखी हुई है ना, ये अत्यधिक क्रियाशील होती हैं। आया समझ में? जैसे सोडियम और पोटेशियम है ना, इतनी खतरनाक धातुएं, इन्हें ना केरोसिन के तेल में डुबा कर रखा जाता है, अन्यथा ये वायु के संपर्क में आने पर क्या पकड़ लेती है? लिख दो, लिखो, नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 में लिखो, जो धातुएं सक्रियता श्रेणी में, जो धातुएं सक्रियता श्रेणी में ऊपर स्थित होती हैं, ऊपर स्थित होती हैं, वे अत्यधिक क्रियाशील होती हैं, अत्यधिक क्रियाशील होती हैं। जैसे सोडियम तथा पोटेशियम, सोडियम तथा पोटेशियम इतनी क्रियाशील धातु हैं, इतनी क्रियाशील धातु हैं, ये वायु के संपर्क में आने पर आग पकड़ लेती हैं, ये वायु के संपर्क में आने पर, वायु के संपर्क में आने पर आग पकड़ लेती हैं, आग पकड़ लेती है। इसलिए इन्हें केरोसिन के तेल में डुबाकर रखा जाता है, इसलिए इन्हें केरोसिन के तेल में डुबाकर रखा जाता है, तेल में डुबाकर रखा जाता है। इसलिए इन्हें केरोसिन के तेल में डुबाकर रखा जाता है। लिख ले यहां तक, इतना बताओ, समझ में आया नहीं आया? हो गया ना यहां तक? अब सब बच्चा लोग हेडिंग बनाओ कापी में, मिश्र धातु किसे कहते हैं? मिश्र धातु, यहां से पेपर में सवाल पूछा हुआ कि मिश्र धातु किसे कहते हैं? फुल्ला दे खुशबू ना, तू पे फिर तू ना, मैं आशिक दीवाना, मैं रांझा, मैं मजनू, मैं सब कुछ तेरा, तू जन्नत सजाएंगी रन्ना बुलाए। हेडिंग बनाओ मिश्र धातु, एलोइज। ALLOYS, एलोइस, इसे बोलते हैं मिश्र धातु।
इस्पात का नाम सुना तुमने? इस्पात, हाँ जी। कितने बच्चों ने इस्पात का नाम सुना? हाँ, क्या बताइए? स्टील का नाम सुना है? इस्पाती स्टील हो, इस्पाती क्या हो? कैसे बनाया जा देख लो। रुक जाओ, अभी कुछ नहीं लेना कोई भी, सिर्फ हेडिंग मिश्र धातु बनानी। अभी मैंने समझाया मिश्र धातु किसे कहते हैं। अब जब समझाऊंगा उसके बाद लिखोगे, फिर इसको उदाहरण लिखोगे। मैं पहले उदाहरण समझाता हूँ, उसके बाद वो थ्योरी लिखवाता हूँ। समझ लो पहले, इधर देख लो, पेपर सवाल आया हुआ। हालत खराब। Fe का नाम क्या हो? आयरन प्लस 1% से लेकर, यहां देखो 1% से लेकर इसमें होता बेटे 1.6% कार्बन। एक ये रहा, एक ये रहा, दो चीज मौजूद है हमारे पास, आयरन और कार्बन। दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बनी दो, एक ऐसी धातु जो दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बनी हो, उसे मिश्र धातु कहते हैं। कौन सी धातु? यानी जो स्टील है ना, वह आयरन को और कार्बन को मिलाकर बनाई जा। दूसरे नंबर पर जाओ, उसका नाम सुना तुमने? पीतल का, पित्तल। गांव के लोग बोला पित्तल, तो उसका नाम हो पीतल। ये ना कॉपर और जिंक को मिलाकर बनाया जा। ये कॉपर और ये जिंक, दो धातु नहीं बन गई, दो से अधिक धातु भी हो सकती है। जब दो धातु को मिलाकर एक या दो से अधिक धातु को मिलाकर एक धातु बनाई जा, ऐसी धातु को मिश्र धातु कहते हैं। इसका मतलब इस्पात और जो पित्तल है ना, ये दोनों मिश्र धातु। कोई पूछ ले तो इस्पात कैसे बनाया जाए, स्टील कैसे बनाया जा? आयरन और कार्बन को मिलाने के पश्चात इस्पात बनाया जा। दूसरा पित्तल पूछे कैसे बनाया जा? कॉपर और जो जिंक है ना, उसे मिलाकर हमारा क्या बनाया जा? पीतल बनाया जा। जो कॉपर हो ना, इसमें कॉपर 80% हो, और ये जो हमारा ये हो ना जिंक, ये 20% हो। ज्यादा कॉपर मिलाएंगे, कम जिंक मिलाएंगे, दोनों पित्तल बन जाएगा। ऐसे बनाया जा पित्तल। लेकिन पित्तल क्या है? एक प्रकार की एलोइस। एलोइस मतलब मिश्र धातु। कौन सी धातु? उसके बाद एक और डुरेलुमिन। डुरेलुमिन यह भी मिश्र धातु हो। डुरेलुमिन तुमने आज तक पहली बार नाम सुनने होंगे इसका। एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और मैग्नीज को मिलाकर बनाया जा। एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और मैग्नीज, दो से अधिक धातुएं होगी, आपस में मिलाकर जो बन जाएगी उसे मिश्र धातु बोल लेंगे। चौथे नंबर बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना अच्छे तरीके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछे हुए कौन कौन से किससे मिलाकर बनना? कंसा, कंसे का नाम सुना? कंसे का बर्तन हुआ करता था, बहुत महंगा बिकता था कंसे का बर्तन। किसी के यहाँ तक अगर आज भी तुम चोरी करके ले आओ ना तो महंगा बिकेगा। कंसे को इंग्लिश में क्या? ब्रोंज, BRONZ, ब्रोंज। कॉपर और जो स्टील है ना, उसे मिलाकर बनाया जा। कॉपर और स्टील को मिलाकर बनाया जा। ठीक, 90% कॉपर हो उसमें और 10% हमारा स्टील हो उसमें, दोनों मिलाकर बनाया जा कंसा। कंसा बोले ब्रोंज, यह भी मिश्र धातु। या डुरेलुमिन, यह भी मिश्र धातु। पीतल भी मिश्र धातु, इस्पात भी मिश्र धातु। दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाकर बनाई गई धातु को मिश्र धातु कहते हैं। दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाकर बनाई गई धातु को मिश्र धातु कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? एलोइस। एलोइस। एक बार नजर मिला लो, स्टील कैसे बनाया जा? लोहे में कार्बन मिलाना पड़ेगा 1 से लेकर 1.6% तक का। पीतल कैसे बनाया जा? कॉपर और जिंक मिलाना पड़ेगा, कॉपर ज्यादा मिलाना पड़ेगा, जिंक कम मिलाना पड़ेगा। डुरेलुमिन कैसे बनाया जा? एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज मिलाना पड़ेगा, तीनों डुरेलुमिन बन जाएगा। कांसा कैसे बनेगा? कॉपर और स्टील को मिलाना पड़ेगा, कांसा बन जाएगा हमारा। पांचवें नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। टांका सुना तुमने? टांका जो शोल्डर वाला लगाया जाओ, मिस्त्री वाला लगाता हो, उसे बोलो टांका। टांका का रंका, रंगा। ये कैसे बनाया जा? ये पता कैसे बनाया जा? एक तो हो लेड, शीशा वाला, शीशा बोल रहा, लेड प्लस स्टील, ये 50% ही मिलाया जा इसमें, 50% ही मिलाया था दोनों, तब जाकर हमारा वो टांका बनो। शोल्डर जिसे बोल रहे, शोल्डर। शोल्डर टंकन लगा देते हैं मोबाइल फोन की प्लेट पर, टीवी की प्लेट पर लगाया जा, वो ही हो। वो भी एक प्रकार की मिश्र धातु हो जिससे मिस्त्री बार बार लगाता रहा। ऐसे बजो, जब हमारे यहाँ झू करने वाला टीवी था ना छोटा सा, ऐसे बजो बार बार हम ठीक करवाने ले जाते थे, उसका कोई भी तार टूट जाया करता था। जब ले जाया करते थे तो शोल्डर लगाया करता था उस पर। तो शोल्डर हमें क्या था? मिश्र धातु। हमने तो यहाँ पढ़ा शोल्डर मिश्र धातु एक प्रकार की। ऐसे बजो, जो टंकल, ये बोलो टंका का रंगा, 50% इसमें पीबी हो, 50% इसमें एसएन हो। यही तुम्हें याद करना, यही क्या करना तुम याद करना। अब सोने की भी मिश्र धातु हो, छठे नंबर पर देख लो, सोने की मिश्र धातु।
किसकी? सोने की। सोने की। दिख रहा है ना? हाँ, दिख रहा है। किसकी मिश्र धातु भाई? सोने की। सोने की मिश्र धातु हो। जो सोना हो ना, शुद्ध सोना 24 कैरेट का हो, कैरेट, जो शुद्ध सोना हो। लेकिन इतना इतना मुलायम होना जो शुद्ध सोना हो 24 कैरेट का, उस तक कभी तुम आभूषण नहीं बना सकते। ऐसे हो जैसे मोम की तरह, ऐसा कर देता ऐसे हो जाएगा, ऐसा कर देता ऐसे हो जाएगा, उसका आभूषण नहीं बना सकते। इसीलिए उसको हार्ड बनाने के लिए हम उसमें दूसरा पदार्थ मिलाएंगे। और दूसरा पदार्थ क्या मिलाएंगे वो तुम बता रहा हूँ। जैसे चांदी मिला देंगे इसमें, क्या मिला देंगे? चांदी मिला देंगे। जैसे चांदी मिला दोगे ना इसमें, शुद्ध सोना, तो ये शुद्ध सोना हो, शुद्ध सोना जो हो ना, शुद्ध सोना, शुद्ध सोना हो कितने कैरेट का हो? 24 कैरेट का। लेकिन उसके आभूषण नहीं बनाए जा सकते। आए समझ, ये तो पिघलने का हो, इतना इतना खतरनाक हो। इसलिए जो शुद्ध सोना होगा उसमें हम चांदी मिला देंगे और ये बन जाएगा 22 कैरेट का सोना। 22 कैरेट। तो जो आभूषण बनाए जा ना, ये 22 कैरेट वाले के बनाए जा, इसके क्या बनाया जा? आभूषण। अब बताओ, इतनी बात समझ में नहीं आई? ठीक, दोबारा फिर समझ लो, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं। सोने की मिश्र धातु हो, यानी जो आभूषण बनाए जाने हैं सोने के, ये मिश्र धातु एक प्रकार का, इसमें चांदी मिला के बनाया गया। वो चांदी मिला के, सोने चांदी मिलाई होगी, जब जाकर उसकी वो 22 कैरेट का बन गया। जब 22 कैरेट का बन गया तो ये समझ जाओ फिर उसका आभूषण बनाया जा सके, फिर हार्ड बन जाओ, ये तो उसका मंगलसूत्र बनाया जाएगा। ऐसे तो कंगन बनाया जाएगा सोने का उसका, जैसे सोने की अंगूठी बनाई जाएगी उसकी, सोने की नथ बनाई जाएगी उसकी। आया समझ? अगर वो 24 कैरेट का होगा ना तो मोम की तरह पिघल जाएगा। समझ में आना? ये सुन लो। तो ये हमारी मिश्र धातु थी। मिश्र धातु में क्या लिखोगे? दो या दो से अधिक धातु, दो या दो ऐसी धातु जो दो या दो से अधिक धातु से मिलकर बनती है। ऐसी धातु, ऐसी धातु जो दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बनती है, मिलकर बनती है, उसे मिश्र धातु कहते हैं। ये सारा सारा उदाहरण लिख देना, यहां तक 6 तक के 6 उदाहरण लिख देना है, ये 6 के 6 उदाहरण लिख देना, ये पूरा नोट करो यहां तक सब बच्चा लोग। ये हमारा मेटल नॉन मेटल वाला चैप्टर खत्म हुआ। अब हम जाएंगे फिजिक्स के अंदर। फिजिक्स के अंदर पहला चैप्टर पढ़ेंगे 10th क्लास का, वो कल पढ़ेंगे हम। कल से हम फिजिक्स का स्टार्ट करेंगे पहले चैप्टर। समझ में आया बात? है छुट्टी मत मारना, बर्बाद हो जाओगे नहीं तो।